तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आर्मी क्लर्क 2025 के लिए टारगेट बैच लेकर आऊंगा, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पर डे एक सेट लेकर आता हूं जो कि आर्मी क्लर्क का है। जैसा न्यू पैटर्न आया है आर्मी क्लर्क में 2024 से आया है न्यू पैटर्न, तो मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इस कंटेंट को करने के बाद में विश्वास कीजिए आपको और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके 100% 15+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पैटर्न बिल्कुल न्यू है जैसा उन लोगों ने पूछा है। रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। अभी तक हम सेट 1 से लेकर 12 तक चर्चा कर चुके हैं, और आज जो चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 13। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं केवल एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पर ही चर्चा करता हूँ बस मैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर while it helps us to make our intentions and desire known to our fellows. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. तो देखिए कुल मिला के इन्होंने बोला है कि जो स्पीच है यानी बोली, बोली आपके लिए आशीर्वाद भी हो सकती है और ये एक अभिशाप भी बन सकती है। अगर आप उसको सही इरादे से प्रयोग कर रहे हैं या आपका क्या इच्छा है, जिस इच्छा से प्रयोग किया जा रहा है, जिस इरादे से प्रयोग किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि एक बोली है आपके लिए जो है वरदान बन रही है कि अभिशाप बन रही है। अगर आप उसको लापरवाही से यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए मिसअंडरस्टूड बन जाएगी, आप उसका गलत यूज़ करने लगेंगे। अ स्लिप ऑफ टंग, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है जुबान का फिसलना। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड और एन एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है दुविधा। एंड वर्ड्स में क्रिएट एनिमी वेयर वी हैव होप टू विन अ फ्रेंड। अगेन different classes of the people use different vocabulary, and ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. देखिए क्या होता है, कुल मिला के ये बोला गया है कि अगर हमारी ज़ुबान फिसल जाती है, अगर हम गलत प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो उसका रिजल्ट भी हमको गलत मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी इस जुबान से लोगों को शत्रु बना लेते हैं, और कभी कभी आप अपनी इस जुबान से लोगों को दोस्त भी बना लेते हैं। फिर बोला गया है कि जो भी डिफरेंट क्लास के लोग हैं तो उनकी वोकेबलरी भी यूज़ करना अलग अलग है ना। क्षेत्र का फर्क पड़ता है, हो सकता है मेरे यहाँ पर पानी को पानी बोला जाता है, आपके यहाँ पे नीर बोला जाता हो या जल बोला जाता हो। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया। Unwillingly, we may use a word which bears a different meaning to do other listener and what it does man or own class. देखिए कभी कभी क्या होता है, गलती से हम लोग, जैसे मेरी भाषा में तो वो शब्द बिल्कुल सही है, हो सकता है कि आपकी भाषा में उस शब्द का कुछ और मीनिंग निकल रहा हो। तो ये क्या कर सकता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। चलिए तो आगे क्या बोला गया है, दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट यूज लाइटली without thought but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all. देखिए ध्यान से सुनिए, स्पीच जो है ना केवल एक गिफ्ट है, बल्कि हमारे लिए वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हमको बहुत ध्यान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तो बोली जो है कभी कभी गोली भी बन जाती है, बोली और गोली दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक हमारे लिए ग्रेट ब्लेसिंग कब बन जाती है, इफ वी यूज इज इनडिस्क्रिमिनेटली, अगर हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव के यूज करते हैं, नहीं। इफ वी यूज इट केयरफुली, अगर हम उसको केयरफुली यूज करेंगे तभी तो हमारे लिए वो पॉजिटिव बनेगी। इफ वी यूज इट प्लीज अदर, क्या दूसरों को खुश करने के लिए बोलना चाहिए, नहीं। वी यूज इट प्ले वन अगेंस्ट अदर, हमें दूसरों के खिलाफ करना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बोला गया स्पीच कैन आल्सो बी ग्रेट कर्स, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकती है। कब अभिशाप बन जाएगी, इफ वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ अलाइक टू ऑल। अच्छा, फिर बोला गया वी अडॉप्ट डिफरेंट वोकेबलरी टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। देखिए हमको डिफरेंट क्लास की वोकेबलरी के लिए डिफरेंट लोगों की वोकेबलरी को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला था उन्होंने। वी यूज ट्राई टू प्लीज एवरीवन, हमको शब्दों को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो सबको खुश करे।
तो ये भी पॉसिबल नहीं। एक्चुअली यहाँ कर्ज की बात हो रही है, यानी माइनस सिचुएशन बतानी है, ये तो सब प्लेस सिचुएशन है। इफ वी यूज ऑलवेज ट्राई टू विन अवर फ्रेंड, फ्रेंड्स को जीतना, ये तो पॉजिटिव बात है। अब देखिए एक ही चीज बचती है, वी एक्सप्रेस अ लाइक टू ऑल। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास में अभिशाप कब बन जाता है, जब हम क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा दूसरों के सामने अपने भाषा के माध्यम से अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, और शब्दों का अधूरा ज्ञान हम लोगों को कभी कभी शत्रु बना देता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जुबान फिसलना। क्या होता है, जुबान फिसलना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, अ स्लिप ऑफ टंग कहलाता है। तो क्या बोला गया है, बाइटिंग द टंग वाइल स्पीकिंग, बोलते समय जुबान को काट लेना, ऐसा कुछ नहीं। टेलिंग लाइज टू डिफेंड अवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना, बिल्कुल नहीं। यूजिंग वर्ड केयरलेसली, गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। अपने मुंह से कोई शब्द निकल गया तो ऑप्शन नंबर थर्ड। इनकरिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट इन हैस्टी बार्गेन, ये नहीं होगा भैया। देखिए अगर मैं सही बात आपको बताऊं तो इसके अंदर कुल मिला के शब्दों का प्रयोग ही हमको एक विजेता बना सकता है, और वही हमको हरा सकता है। पैसेज, फिर अगला देखेंगे, द पैसेज रिवील्स, रिवील्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उजागर करना, एक्सपोज करना। तो पैसेज किस चीज को एक्सपोज करता है बताइए, द यूज ऑफ एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर और अनयूजुअल वर्ड्स ब्रिंग अवर फ्रेंड। क्या अगर हम अनक्लियर वर्डों को यानी अस्पष्ट शब्दों को प्रयोग करेंगे तो क्या हम कोई मित्र बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। केयरलेस यूज ऑफ वर्ड क्रिएट एनिमीज, देखिए इस पैसेज में हमको एक चीज बताई गई है, अगर हम शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए शत्रु बनाते हैं, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। केयरफुल यूज ऑफ वर्ड में ब्रिंग अवर प्रॉफिट बट नॉट द फ्रेंड, देखिए केयरफुल यूज करने से हमको प्रॉफिट होता है, ये बात तो सही है, लेकिन साथ साथ में हमारे फ्रेंड भी तो बनते हैं। तो ये बात यहाँ पे दोनों सही थी, लेकिन इसमें ये क्या बोल रहा है कि हमारे फ्रेंड नहीं बनते, इसलिए इसको हटा दूंगा मैं। स्पीच ऑलवेज रिफ्लेक्ट वंस एटीट्यूड, स्पीच हमेशा क्या करती है, किसी के एटीट्यूड को बताती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो लगाया फोर्थ ही लगेगा हमारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ द मैन। देखिए एक मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, दूसरों से बेहतर और अच्छा साबित करने में लगा रहता है। उसका कारण क्या है बताइए, ही वांट्स टू प्ले विद पीपल, क्या वो लोगों के साथ खेलना चाहता है, नहीं। ही वांट्स टू डिसीव एवरीवन, हर किसी को छल करना चाहता है, बिल्कुल नहीं। ही वांट्स टू अम्यूज एवरीवन, हर किसी को वो मनोरंजन करना चाहता, नहीं। ही लैक्स द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ वर्ड, देखिए कारण क्या होता है, अगर उसको शब्दों का सही प्रयोग करना आता ही नहीं है, जैसे मैं जल पीता हूँ, एक तो होता है जल पीता, और वह आग से जल जाता है, तो ये तो जल हो गया वाटर, और इस जल का मतलब हो गया फायर, मतलब फायर से जलना, बर्न हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आपको देखने को आसानी से मिल रहा है, इस चीज को समझना होता है शब्दों के यूज को। फिलहाल मैं कौन सा आंसर करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आता हूँ। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक पैसेज है और इस पैसेज को मैं स्टडी करूंगा। फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द की वर्ड, किसी भी एक्टिविटी के लिए डिसिप्लिन क्या है, की वर्ड है। इट शुड बिगन विद सेल्फ, ये खुद से शुरू होता है, देन बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली, फिर ये परिवार में होता है, नेबर्स पड़ोसियों में जाता है, एनवायरमेंट माहौल में होता है, वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ होता है, सोसाइटी समाज में होता है, एंड नेशन और अंत में एक राष्ट्र में होता है। इट इज फॉर्म ऑफ सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन, देखिए ये क्या करता है, सोसाइटी बनाने में सहायता करता है। सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस which in turn will provide leaders capable of building and reconstruct the society into strong nation। देखिए क्या होता है कि डिसिप्लिन क्या बनता है हमारे लिए, एक इंस्पिरेशन बनता है। देखिए अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी डिसिप्लिन्ड होगी, क्योंकि देखो अच्छे माता पिता होते हैं तो अपने बच्चे को अच्छा सिखाते हैं, उसको डिसिप्लिन करते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन उसको सिखाएगी। तो जैसे ही अगर आप डिसिप्लिन होते हैं तो आपका आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी डिसिप्लिन हो जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर हैं और अगर आप लेट जा रहे हैं, या कंपनी के ओनर हैं आप खुद ही लेट जा रहे हैं, तो वर्कर भी लेट आएंगे। तो पहले खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके आसपास का एरिया आपका डिसिप्लिन होता जाता है, वर्क प्लेस डिसिप्लिन होती जाती है, सोसाइटी में डिसिप्लिन आने लगता है और नेशन में आने लगता है, और जिससे हमारा राष्ट्र क्या होता है, स्ट्रांग बनता है।
द नेशनलिटीज स्पिरिट्स देन बिकम द इन्फेक्टियस। और धीरे धीरे करके करता है, जो नेशनलिटी की जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जो जोश है, चारों तरफ फैलने लगता है। चलिए क्वेश्चन 6 पर आते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड फॉर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो इसके अंदर यूज हुआ है। एक्टिव डिसिप्लिन, ये भी नहीं। की डिसिप्लिन नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। केवल कौन सा वर्ड था इसके अंदर, मेन कीवर्ड क्या था, डिसिप्लिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगिन। पैसेज के अनुसार डिसिप्लिन कहाँ से और कहाँ कहाँ तक शुरू होता है, बताइए। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले खुद से शुरू होता है। उन्होंने बोला कहाँ से शुरू होता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐसे तो सभी आंसर हो जाएंगे सर, चारों ही आंसर होना चाहिए, चारों में ये सही है। नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली है कि कहाँ से शुरू होता है, तो एक ही लेटर है हमारे पास में, ऑप्शन 1 सेल्फ। खुद से शुरू होगा डिसिप्लिन, फिर फैमिली में जाएगा, फिर नेबर्स पर जाएगा, वर्क प्लेस में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ से शुरू होता है, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप उसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन नहीं पूछा है। चलिए तो जवानों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पर। 8 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज वेयर डू वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम। हमको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी से भी हमको कहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो कहाँ से, क्या समाज से हमको प्रेरणा मिलती है, क्या सोसाइटी एंड नेशन से प्रेरणा मिलती है, क्या एनवायरमेंट से प्रेरणा मिलती है, नथिंग इन पर्टिकुलर। देखिए इसमें एक चीज हमको मिल रही है, जहां से हमको शुरुआत होती है वो होती है समाज से। समाज ही एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पर। 9 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ। एक गुड लीडर क्या चीज बनाने में सक्षम होता है, रिबिल्डिंग नेशन द वे ही और शी लाइक। क्या वह उस तरह के राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहता है जैसा वो चाहता है। ठीक है, ये बात तो थी, पुनर्निर्माण तो करना चाहता था वो। रीबिल्डिंग एंड री रिस्ट्रक्चरिंग, पुनर्निर्माण करना और पुनर्संरचना करना समाज की एक मजबूत राष्ट्र में, ये भी था भैया, ये भी सही बात थी। बिल्डिंग एंड नेशन कंसेंसस, सहमत बनाना पूरे राष्ट्र को, ये नहीं। रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन नेशन, नहीं। एक्चुअली ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बैठेगा इसका। उसका कारण क्या है, अगर आप देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लीडर कैपेबल ऑफ रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन द सोसाइटी इनटू नेशन, ये बोल रहा है। ये यहां से आपका आंसर आता है बिल्कुल क्लियर। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, इसमें सारी बातें बोली गई हैं। चलिए अब पैसेज की तरफ एक और देखेंगे लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, आपने वर्ड सुना है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कीटाणुओं का फैलना, फैलना, किसी चीज का स्प्रेड होना, फैलाव होना, वाइडन, स्प्रेड, स्प्रिंकल। डेंजरस नहीं होगा, स्प्रेडिंग टू एवरीवन, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्प्रेडिंग टू एवरीवन बाय जर्म्स, जर्म्स के जरिए फैलना, या कीटाणुओं की तो बात थी नहीं। गिव डिजीज, डिजीज देना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास में, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। जो ज़्यादातर फंड है जो हमको अमेरिका से मिलता है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स और रोड बनाने के लिए करते हैं। मैं देखो आपको दो यहीं पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे बोला गया ही यूज्ड टू स्मोक, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। दो कंसेप्ट आपके पास में दिखने को मिल रहे हैं। अब देखो, अगर आप पहले वाले कंसेप्ट की बात करें तो इसमें और दूसरे वाले कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है समझें। पहले वाले कंसेप्ट में क्या आ रहा है, यूज्ड टू तो आ रहा है, तो इसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन दूसरे वाले कंसेप्ट में भी यूज टू आ रहा है, लेकिन कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। देखो अगर इज एम आर कभी भी आ जाता है तब आप किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं यूज्ड टू के साथ में। अगर इज एम आर नहीं आता तब आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। आप इसको स्टार कर लीजिए प्लीज बेटा, लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आपको टकराने वाला है एग्जाम के अंदर, ज्यादा चांस है। तो अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड, तो बिल्ड है ना, बिल्ड को काट के आप क्या बनाएंगे, जल्दी बताइए। बिल्ड को काट के आप क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बना देंगे। क्या बना देंगे, बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्ड को काट के हमने क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। क्लियर हुआ।
थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगले कंसेप्ट को देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। स्पॉट द एरर, आपको इसमें एरर को स्पॉट करना है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको आपको बताना है। बोला गया है शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल और नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। देखिए कभी भी नाइदर और नॉर का यूज हो तो हमेशा जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, देखो ये सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, नाउन मान लीजिए, तो जो सब्जेक्ट टू होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर आ रहा है, जो कि गलत है। मेरे को किसका यूज करना चाहिए, वाज का यूज करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आए हैं, और अगर आपके एग्जाम में +1 हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तब हमको और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है इसी तरह का कंटेंट लाने के लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो हम इस तरह का कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। और एक ज़रूरी चीज़, मेरी सारी सीरीज़ ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक ज़रूरी चीज़, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका जो भी टोटल आ रहा है 25 में से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। जहाँ पर भी आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि सर मैं ये कंसेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सर मेरा ये चैप्टर नहीं है क्लियर, सर मेरे को वो नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा कर आप अपना घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। डैश इंग्लिश इज हार्ड वर्किंग। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश के दो यूज़ होते हैं। पहला यूज़ हमने देखा, वी स्पीक डैश इंग्लिश। अब बताइए यहाँ पर इंग्लिश क्या है? यहाँ पर इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और आर्टिकल का रूल ये कहता है कि अगर भाषा आती है तो उससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, वहां पर फाई का यूज करेंगे या आप नो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंग्लिश के साथ में लगा हुआ है आर, तो इसका मतलब ये जो इंग्लिश है ये अब लैंग्वेज नहीं है। ये किसको दर्शा रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को दर्शा रहा है, राष्ट्रीयता को दर्शा रहा है। और जब ये राष्ट्रीयता को दर्शाने लगे तब द आएगा। सर कैसे, द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग, इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी मेहनती है, नहीं, इसका मतलब है अंग्रेज लोग मेहनती हैं। इंग्लिश से पहले अगर दा लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, अंग्रेज लोग बन जाता है। और इसका पता कैसे चलेगा कि अंग्रेज लोग हैं, तो कोई ये प्लूरल आ रहा है ना आर, अगर ये लैंग्वेज होती तो यहाँ इज आता। आंसर लग गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डू यू प्ले हॉकी, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 15 को देखेंगे, ही वांड हर डैश द डेंजर। चलिए जल्दी बताइए, वांड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं हम, बताइएगा जरा आप लोग। क्या ऑफ का यूज करेंगे, बताइए, क्या अगेंस्ट का, फ्रॉम का, अबाउट का? ध्यान रखिए एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है वांट के साथ में, ऑप्शन नंबर डी ऑफ। आगे बढ़ूंगा मैं, अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर आऊंगा। तो ही लाव्ड डैश अफेयर। अफेयर्स का मतलब क्या होता है, बातचीत, कोई घटना, जैसे करंट अफेयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स में क्या होते हैं, सही है, वर्तमान का घटनाक्रम होता है। तो बोला गया कि वह उस बात के ऊपर हंस रहा था। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर बोला गया शी लाफ्ड डैश हिम, अगर कभी भी पर्सन आ जाए बेटा तो आप लाफ एट का यूज करेंगे। अगर पर्सन आ जाता है तो आप किसका यूज करेंगे, लाफ एट का। लेकिन पर्सन के अलावा कुछ और आ जाए तो हमेशा आप यूज करेंगे लाफ्ड ओवर का। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। ज्यादातर बच्चों का गलत होता है, उनको ये पता होता है कि लाफ के साथ में एट आता है और वही अक्सर एग्जाम में आता रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीजें बाहर से आ जाती हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, और 17 में क्या दिया हुआ है जान लेते हैं। इसके अंदर एक सेंटेंस है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है और आपको उसको जोड़ना है। ये ट्रेन का इंजन है, स्टार्टिंग वाला है, और ये ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा है। बीच में आपको ट्रेन के डिब्बे लगाने हैं, कब स्लीपर आएगा, कब आपका एसी कोच आएगा, कब आपका जर्नल कोच आएगा, ये सब आपको सेट करना है। तो इसके लिए आपको पहले सारे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। द ट्रेन वाज डिलेड, ट्रेन को देरी हो गई।
अब वो देरी का कारण क्या है वो जानिए। ड्यू टू टेक्निकल इशू, क्या टेक्निकल इशू की वजह से देरी हो गई। एट सेंट्रल स्टेशन, अब देखिए वहां बोल रहा है डिले हो गया है, बोल रहा है कि सेंट्रल स्टेशन पर डिले हो गया था, ठीक है ऐसा हो सकता है। कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा हुई। असुविधा तो बाद में होगी, पहले तो प्रॉब्लम आएगी, बाद में तो असुविधा आएगी। देखिए अगर मान लीजिए ट्रेन में कोई फॉल्ट हो गया तब उसके बाद में तो असुविधा आएगी, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा टू द पैसेंजर। और किसको असुविधा आई होगी, पैसेंजर्स को आई होगी। वेटिंग टू बोर्ड, और पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो देखिए ट्रेन डिले हुई है, ट्रेन डिले होने का कारण क्या है, ड्यू टू टेक्निकल इशू, कोई ना कोई टेक्निकल इशू है जिसके कारण क्या हुआ है, ट्रेन डिले हो गई। अब उस टेक्निकल इशू के कारण क्या हुआ है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा हो रही है, ठीक है। किसको असुविधा हो रही है बताइए, इधर पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया इनकन्वीनियंस, के साथ में आप TO2 का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो किसको हो रही है असुविधा, पैसेंजर्स को। कहां पर हो रही है, एट सेंट्रल स्टेशन, स्थान हमेशा लास्ट में आता है। सेंट्रल स्टेशन पर वेटिंग फॉर बस, जब वो बस का वेट कर रहे थे, सॉरी ट्रेन का वेट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। द स्पीकर बिगिन, स्पीकर ने बोलना शुरू किया। अब उसने क्या बोलना शुरू किया, कैसे किया, उस सबको जान लेते हैं हम लोग। विदाउट यूजिंग एनी नोट, बिना नोट के उसने बोलना शुरू कर दिया। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ में। एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन, हर किसी को इम्प्रेस किया। हिज प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा मेरे को बताइए, पहले प्रेजेंटेशन आएगा कि पहले इम्प्रेस्ड आएगा, ये बता दीजिए। पहले तो बंदा प्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद में तो किसी को इम्प्रेस करेगा। पहले तो आप बोलोगे तभी तो कोई इम्प्रेस होगा आपसे, आप बोल ही नहीं रहे हो तो कैसे इम्प्रेस होगा आपसे, बताइए। द स्पीकर बिगेन हिज प्रेजेंटेशन, तो स्पीकर ने पहले अपनी प्रेजेंटेशन दी। अब प्रेजेंटेशन अगर देगा तो उसने किससे दी बताइए, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत एस से होना चाहिए, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए एस से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, ये तो पी से शुरू हो रहा है, हटाइए। ये आर से शुरू हो रहा है, इसको भी हटाइए। अब एस से देख लीजिए, या तो एस के बाद आर आएगा या फिर पी आएगा। अब उसने प्रेजेंटेशन दी, अगर मान लीजिए मैंने आर रखा यहाँ पर, एस के बाद अगर मैंने आर रखता हूं तो देखो क्या बनता है, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, विदाउट यूजिंग नोट्स, एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन। अच्छा चलो ये भी हो सकता है। अच्छा बताइए कॉन्फिडेंस कब आया उसको बताइए, उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी बिना किसी नोट्स के, और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द ऑडिटोरियम, और जितने भी ऑडिटोरियम में लोग बैठे थे उन सबको इम्प्रेस किया। तो जो सही आंसर होगा सीक्वेंसेस का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। आप एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ भैया, क्या ये मैं सही हूँ कि गलत हूँ। क्या किया उसने, उसने प्रेजेंटेशन को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में दिया। अच्छा, और ऑडिटोरियम में सारे के सारे लोग उससे खुश थे। ठीक है भैया, ये भी सही बात बताई गई है इसके अंदर। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा और चेक कर लूँ बेटा मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इसके अंदर फर्स्ट वाला आंसर भी हो सकता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है इसके अंदर कि जो स्थिति है वो क्या बता रही है। एक मिनट इसको साफ करो पहले तो। अच्छा देखिए अगर कोई प्रेजेंटेशन देगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा समझ लूँगा प्रॉपर, फिर आपको बताता हूँ। देखिए अगर उसने प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि इसका आंसर ना 1 भी जा सकता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ना 1 भी जा सकता है। तो देखिए उसने क्या किया, अपनी प्रेजेंटेशन दी और उसमें प्रेजेंटेशन के अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था। और वो कैसे आया उसके अंदर, विदाउट एनी यूजिंग एनी नोट, उसने कोई भी नोट्स यूज नहीं किया। और जब उसने कॉन्फिडेंस से बोला कोई भी नोट यूज नहीं किया, तो उसने क्या किया, सब किसी को, हर किसी को इंप्रेस किया। मेरे ख्याल से 1 सही होगा। मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा, तीसरा वाला इसका आंसर नहीं बन सकता है। आप इसका फाइनल आंसर 1 बनाइए, वो ज़्यादा सही है। उसने पहले तो बोलेगा प्रेजेंटेशन को अपने कॉन्फिडेंस के साथ में बिना नोट्स के। चलिए रैपिड का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए, कोई चीज़ क्या हो, बहुत तेज हो, ठीक है। स्लो का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धीरी होती है। फास्ट का मतलब कोई चीज़ तेज है, यही इसका आंसर है। अच्छा लेट का मतलब लेट हो गए हम। वीक का मतलब कमजोर, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विजय या जीत। तो देखिए विन का मतलब होता है जीत, ये नहीं आएगा, हमको एंटेनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। सक्सेस मतलब सफलता, आपको सफलता मिली। अच्छा ये भी सिनोनिम है इसका, हमको एंटेनिम बताना है, तो ये भी नहीं होगा अपना आंसर। ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब भी विजय, ये भी नहीं होगा। डिफीट, डिफीट का मतलब हार, ये हो सकता है भैया। जीत का उल्टा क्या होता है, हार होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आपको एक ईडियम बताना है और वो क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ आशीर्वाद। क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। अगर मान लीजिए शुरुआत में कोई चीज आपको खराब लग रही थी, छिपा हुआ वरदान। देखिए शुरुआत में आपको लग रहा था कि मैं दौड़ना नहीं हो पा रहा है, आप दौड़ नहीं पा रहे हैं और पहले दिन आपको बहुत बोरियत फील हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो गई और एक दिन आपका फिजिकल भी निकल गया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, छिपा हुआ वरदान हो गया। ठीक है, अ हिडन कर्स, छिपा हुआ अभिशाप नहीं। अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, एक अच्छी चीज जो शुरुआत में खराब लग रही थी लेकिन उसके परिणाम अच्छे आए, तो ऑप्शन नंबर बी। सरप्राइज विजिटर नहीं, स्पिरिचुअल रिवार्ड बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल को रखा जाता है, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। अच्छा, अवियरी क्या होता है बताइए। अवियरी तो वो हो गया जहां पे हम केवल बर्ड्स को रखते हैं, केवल चिड़िया घर होता है, चिड़िया रखे जाते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित एक वर्ड और आप ध्यान से सुनिए, एक वर्ड आपने अपियरी भी सुना होगा। देखो यहाँ वी लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने पी लगाया है, इसमें हनी बीज को रखा जाता है। इसको रखा जाता है हनी बीज को, मधुमक्खियों को अगर पाला जाता है तो वो किस में आती है, अपियरी में, और जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है वो आते हैं अवियरी। ठीक है। अच्छा, अगली कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास में बताइए, सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है, ये अभ्यारण्य होता है, ये ओपन प्लेस होती है जहां पर जानवरों को रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, जू क्या होता है, जू एक बंद एरिया होता है, यानी चिड़ियाघर होता है जहां पे जानवरों को एक पिंजरे में रखा जाता है। ठीक है। एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम में जहां पर फिश को रखा जाता है, मछलियों को रखा जाता है। तो मेरा जो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी लगेगा। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो जवानों, हम 23 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं और अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बिलीव की स्पेलिंग सही नहीं है, ये भी नहीं है, तो भैया बिलीव कीजिए कि बिलीव की स्पेलिंग सी है। आपको ये बिलीव करना होगा कि बिलीव की स्पेलिंग यही है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ता हूँ आगे की तरफ 24 पर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आर्मी क्लर्क ने जो भी चेंजेस किए हैं 2023 या 24 क्षेत्र से किए हैं, वो सारे चेंजेस मैंने अपने पेपर सेट में किए हैं। मैं आपको ऐसा कंटेंट ला के दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल फुल गारंटी देगा कि इसी पैटर्न पर आपको आर्मी क्लर्क के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और संभवतः अगर मेरा लक फैक्टर बहुत अच्छा रहा, अगर मेरी तैयारी बहुत अच्छी रही, अगर मेरा कंटेंट बहुत अच्छा रहा और जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ अगर वैसी हुई, तो बिलीव कीजिए आपके 15 प्लस मार्क्स लाने से, 15 तो छोड़िए, 18 क्वेश्चन आपके कोई नहीं रोक रहा, अगर इसी पैटर्न पे सारी चीज़ें हो रही हैं तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसी पैटर्न पे चीज़ें करवाऊँ। शी वाज राइटिंग अ लेटर, तो जल्दी बताइए, वाज के साथ में आईएनजी आ रहा है, तो जब कभी भी आपके पास में एक्टिव वॉइस में वाज या वर के साथ में फोर्थ फॉर्म हो, यानी आईएनजी फॉर्म को मैं क्या बोलता हूँ, फोर्थ फॉर्म बोलता हूँ, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर बीइंग, ठीक है, के साथ में आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का। एक मिनट, स्लाइड आगे चली गई मेरी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बस मेरे को देखना है कि वाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तो हैज आ रहा है, कैंसिल कर दूंगा मैं इसको। यहाँ पर इज आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर दूंगा मैं। यहाँ पे वाज आ रहा है लेकिन थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे वाज आ रहा है और बीइंग आ रहा है, तो ये मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। 25 पर आ जाइए, 25 के आप मैं चर्चा करता हूँ। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बेटा एक ये क्वेश्चन नरेशन का है। मैं आपको बता दूं, कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है, अगर ये स्पीच कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को बता दे, किसको बता दे, यूनिवर्सल ट्रुथ। सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो प्राकृतिक घटना है, जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य का ढलना, पानी का उबलना, बर्फ का जमना, ये सारी चीजें, पृथ्वी का घूमना, तो ये वैसी के वैसी रख देना चाहिए। तो सैड बेटा सैड में बदलता है, टोल्ड तो नहीं आएगा, पहला कैंसल। दूसरे में देखो यहाँ पे ये सैड दैट, ये तो ठीक है, द अर्थ अर्थ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिवॉल्व्स वर्ड है, यहाँ पर भी रिवॉल्व्स है, यहाँ पे रिवॉल्व्ड है, तो इसको हटा दीजिए, रिवॉल्व नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ हैड रिवॉल्व्ड है, ये भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जैसी की तैसी, तो यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रात को 9 बजे मैं मिलता हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, आपके लिए एक नए सेट के साथ में। नेक्स्ट टाइम पे हम मिलेंगे सेट नंबर 14 के साथ में आपको। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। तो जय हिंद जवानों, बेस्ट ऑफ लक।